नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी की, जिसे हम अक्सर अखबारों में देखते हैं या जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता रहता है। आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि एनएचआरसी की। आज हम जानेंगे कि इसके मेंबर्स कौन होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, एक्सेट्रा। साथ ही में हम जानेंगे कि इस बॉडी को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। बॉडी के फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ड्यूटीज सब हमें देखने को मिलेगा। अंत में हम इस बॉडी का क्रिटिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं इस बॉडी की अपॉइंटमेंट की। देखिए, ये जो बॉडी जिसे एस्टेब्लिश किया गया 1993 में, इसे हमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी, कोई लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी। कौन से कानून के द्वारा बनाई गई? 1993 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लॉ लाया गया जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा नाम से जानते हैं। इसी कानून के तहत एनएचआरसी का गठन किया गया है एंड वेरियस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाता है। क्यों बनाया गया? देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जा सके कि हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो हमारे संविधान में अधिकार मिले हुए हैं या फिर वेरियस लॉज में हमें जो ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, वो इंप्लीमेंट हो। अगर उनकी इंफ्रिंजमेंट हो तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के फॉर्म में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया। दूसरा ये कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसे एनविसाज किया गया था एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट रहते हुए, अगर सरकार हमारे ह्यूमन राइट्स का इंफ्रिंजमेंट कर रही है तो सरकार से भी सवाल उठाएगी, अगर कोई इंडिविजुअल हमारे राइट्स को इंफ्रिंज कर रहा है तो उससे भी सवाल उठाएगी। सो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इसे बनाया गया है। सो ये दो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए इस बॉडी को बनाया गया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। देखिए, अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? कोई ऐसे व्यक्ति जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है। मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा 5 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक मेंबर ऐसे होंगे जो कि या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होंगे। एक ऐसे मेंबर होंगे जो कि या सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया होंगे। एंड 3 ऐसे मेंबर होंगे जो कि ह्यूमन राइट्स के केस में या तो नॉलेज रखते हैं या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका। वो 3 मेंबर हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। इन 3 मेंबर्स में से एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमन मेंबर। तो ये 5 मेंबर्स के अलावा भी हमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब वो जिन्हें अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और ऑफिस को ग्रहण करते हैं और उस ऑफिस को ग्रहण करने के साथ साथ उन्हें इस कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है। वो बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो बेसिकली कौन से वो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो कि एनएचआरसी के मेंबर्स हैं? तो हमें यहां पर हमने देखा, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस भी किया कि देयर आर वेरियस बॉडीज इन इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स की यहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे सिक्योर करते हैं। उनमें कौन से अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, बीसीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये जो 7 यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, इनके चेयरपर्सन्स को भी एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में यहाँ पे जगह दी जाती है। बात करते हैं कि इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है। देखिए, इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से इन्हें अपॉइंट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक कमेटी इनके नाम रिकमेंड करती है और उन रिकमेंडेड नेम्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन सी कमेटी? 5 मेंबर्स एंड चेयरमैन का नाम रिकमेंड करती है। सो एक कमेटी बनाई जाती है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये सभी मेंबर्स की एक कमेटी बनती है। वो कमेटी 5 मेंबर्स का नाम एंड चेयरमैन का नाम यहां पे सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को भी यहां पे एनएचआरसी का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन लेना जरूरी है, तभी इन मेंबर्स को एनएचआरसी में लाया जा सकता है। अब बात करते हैं टर्म की। देखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं इनकी टर्म रहती है 3 वर्षों की, यानी कि आज अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो 3 वर्षों तक आप अपनी पोजीशन में रहेंगे, या फिर 70 ईयर्स की एज आप जब तक अचीव नहीं कर लेते, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा
उस तक आप यहाँ पे बनने वाले हैं। सो बेसिकली लेट्स से किसी व्यक्ति को 68 ईयर्स की एज में मेंबर बनाया जाता है, सो 68-70 की एज में वो यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली उनकी टर्म ओवर हो जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस मेंबर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, एनएचआरसी में आप रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक बार अगर आप एनएचआरसी के मेंबर या फिर चेयरमैन बन जाते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई और जॉब के लिए आपको वहां पे जगह नहीं दी जा सकती। सो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं रिमूवल की। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन मेंबर्स को लगाया जाता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें रिमूव करने की पावर रखते हैं। कुछ ग्राउंड्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे जिनके बेसिस पे इन मेंबर्स को हटाया जा सकता है। सबसे पहला जो ग्राउंड है दैट इज एन एडजस्ड इंसॉल्वेंट। सो कोई मेंबर जिसे इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, उन्हें, और वो मेंबर इसके हैं एनएचआरसी के मेंबर है, उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है, कोई ऐसा मेंबर जो कि एनएचआरसी में काम करते हुए किसी और ऑफिस में अपनी सेवाएं देते हैं और वहां से पेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। तीसरा है अनफिट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ऐसे केस में भी उन्हें हटाया जा सकता है। अनफिट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ऐसे केस में भी उन्हें हटाया जा सकता है। एंड एक और जो ग्राउंड है वो ये है, इफ कन्विक्टेड और सेंटेंस्ड इन इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। सो किसी ऑफेंस में आपकी कन्विक्शन हो जाती है और उसके लिए आपको सजा मिल जाती है तो भी आपको एनएचआरसी से हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और अहम ग्राउंड हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ऑल्सो, आपको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का ग्राउंड इन्वोक किया जाता है तो ऐसे केस में सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो मैटर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इंक्वायरी के लिए रेफर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपनी इंक्वायरी करेंगे एंड फिर वो अपनी यहां पे एडवाइस देंगे जिसके बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है चेयरपर्सन या फिर मेंबर को। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेते हैं। अब बात करते हैं सैलरीज, अलाउंसेस एंड बाकी कंडीशंस ऑफ सर्विस की। ये सभी के सभी जो कंडीशंस हैं ये कहीं पे कानून में नहीं दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक बार आपको किसी पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ सर्विस पे लेकर आती है, लेट्स से आपको कहा जी आप जब एनएचआरसी के मेंबर बन रहे हैं तो आपको कहा गया कि 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, सो आपके डिसएडवांटेज में वो सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे बढ़ाया जरूर जा सकता है। जब तक आपकी टर्म है आपकी वो सैलरी या टर्म्स को आपके डिसएडवांटेज में कम नहीं किया जा सकता, ये यहां पर इंश्योर किया गया है। तो ये सभी की सभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये इंश्योर करती हैं कि एनएचआरसी की इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी एंड ऑटोनॉमी बनी रहे। अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए वेरियस फंक्शंस आर गिवन टू एनएचआरसी और ये सभी के सभी फंक्शंस का एक ही मोटिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कौन से फंक्शंस है? सबसे पहला क्या है, इंक्वायरी इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस ऑफ एनी ऑफिसर इन विच लेड टू द वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली अगर कहीं पे कोई ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन होती है, किसी सरकारी ऑफिसर ने आपकी वॉल्यूशन कर दिया ह्यूमन राइट्स की, या फिर कोई सरकारी तंत्र की फेलियर की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो गई, इन सभी केसेस में इंक्वायर करना। दूसरा, इंटरवीन इवन इफ द कोर्ट, इफ लेट्स से इवन इफ द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट एंड वहां पर ह्यूमन राइट्स का मैटर है, उस केस में भी इंटरवीन करने की पावर एनएचआरसी को दी गई है। सो लेट्स से यहां पर आपका घर था, घर को सरकार ने ढा दिया, अब ढाने के बाद वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में पेंडिंग है। अब यहां पर आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई है तो इस केस में भी एनएचआरसी इंटरवीन कर सकती है। इसके अलावा एनएचआरसी को वेरियस जेल्स में या फिर डिटेंशन प्लेसेस में विजिट करना होता है और देखना होता है कि जो भी जेल के इनमेट्स हैं उन्हें लिविंग कंडीशंस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उन्हें रिकमेंडेशन देना, यानी कि सरकार को उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए रिकमेंडेशन देना, वो यहां पर एक और फंक्शन है। रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड जो कि हमें मिले हुए हैं, क्या वो हमें एक्चुअल में मिल भी रहे हैं, उसे रिव्यू करना। इसके अलावा क्या कहता है जी, रिव्यू द फैक्टर्स, जैसे टेररिज्म हो गया या फिर इंसर्जेंसी हो गया, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। अब इन फैक्टर्स को मिटिगेट कैसे किया जाए, यानी कि टेररिज्म या इंसर्जेंसी जो फैक्टर हैं इन्हें कैसे मिटिगेट किया जाए, उसके ऊपर सलाह देना, रिकमेंडेशन देना, वो भी एनएचआरसी का ही फंक्शन है। इसके अलावा देखिए वेरियस ट्रीटीज आर साइंड बाय डिफरेंट कंट्रीज। अब वो ट्रीटीज जो हैं, ये ट्रीटीज ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ी होती हैं, उन ट्रीटीज को स्टडी करना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करना कि उन ट्रीटीज में जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उन्हें धरातल पर कैसे लागू किया जाए, ये भी एक फंक्शन है एनएचआरसी का। इसी के साथ साथ कहता है जी, टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिसर्च करना, इसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस लेकर आना, लोगों में लिटरेसी स्प्रेड करना,
रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स दैट वी हैव, वो एक फंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एनजीओस को एनकरेज करना टू प्रमोट और एनजीओस टू हेल्प अस रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट आवर ह्यूमन राइट्स। एंड इसके अलावा और कोई भी ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ फंक्शन या प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ फंक्शन जो कि एनएचआरसी को जरूरी लगता है, वो सब फंक्शंस एनएचआरसी कर सकता है। बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कमीशन। कमीशन काम कैसे करता है? देखिए, एनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर्स है या जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है। एंड इसके अलावा एनएचआरसी अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग ऑफिसेज एस्टैब्लिश करता है। अब बात करते हैं कि ये अपने आप को रन कैसे करता है। देखिए, एनएचआरसी के पास ये पावर है कि वो अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से एनएचआरसी रन करने वाला है। जब एनएचआरसी कोई किसी मामले में इंक्वायरी कर रहा होता है या फिर ट्रायल चल रहा होता है, तो इसके पास एक सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रहती है। सिविल कोर्ट का जुडिशियल कैरेक्टर एनएचआरसी के पास आ जाता है। कहते हैं जी, इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन्हें चाहिए तो ये वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इनके पास इनका खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ तो होता ही है, इसके अलावा ये सरकारी स्टाफ से भी, किसी और एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्टाफ की भी मदद ले सकते हैं टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स जहां पर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हुई है। सो ये सारे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनजीओस को हेल्प करना कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इसी के साथ साथ कहते हैं द कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। सो ये एक लिमिटेशन हमें एनएचआरसी पे देखने को मिलती है कि एनएचआरसी घटना होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर किसी मैटर को इंक्वायर कर सकता है, उसके बाद नहीं। सो देयर इज दिस टाइम लिमिटेशन ऑन द वर्किंग ऑफ एनएचआरसी या ऑन द इंक्वायरी ऑफ एनएचआरसी। अब बात करते हैं कमीशन के कुछ और यहाँ पर स्टेप्स के ऊपर जो कि इंक्वायरी के लिए लिए जा सकते हैं। सो कहते हैं जी, कमीशन मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी। इंक्वायरी हो गई, कोई कंप्लेन आई थी, कंप्लेन आने के बाद इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के बाद कमीशन क्या स्टेप्स ले सकता है। बड़े ध्यान से आप एक वर्ड को यहां पे पढ़ना, बार बार यहां पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रिकमेंडेशन। सो इट मे रिकमेंड। अब देखिए, इट मे रिकमेंड, यहां पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि एनएचआरसी की जो पावर्स हैं वो सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स हैं। रिकमेंड कर सकता है कि क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी। क्या कहते हैं जी, इट मे रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटी टू मेक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेज टू द विक्टिम्स। दूसरा क्या है, इट मे रिकमेंड टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी द इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोसिक्यूशन। सो लेट्स से ए ने बी का घर तोड़ दिया, अब बी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया। सो ए के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए, ए के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एनएचआरसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा और क्या है कि इंटरिम रिलीफ किसी को देनी हो, उसको देने के लिए किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को ऑर्डर पास किया जा सकता है। इट मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंसर्न्ड फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। सो लेट्स से इनकी रिकमेंडेशन भी काम नहीं करती है, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने गुहार लगा सकता है एनएचआरसी की इस केस में पर्टिकुलर रिट या फिर ऑर्डर जारी किया जाए। अब रोल ऑफ द कमीशन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली इस कमीशन का जो रोल है वो रिकमेंडेटरी इन नेचर है। रिकमेंडेटरी इन नेचर का मतलब ये कि भाई ये कमीशन खुद से किसी को पनिश नहीं कर सकता फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स। ये सिर्फ सरकारी तंत्र को, सरकारी एजेंसीज को यहां पर जो है रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि आप सामने वाली पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाएं, ना ही इस कमीशन के पास ये पावर है कि ये आपको मॉनेटरी रिलीफ दे सके। सो सिर्फ रिकमेंडेटरी इसकी ऑब्लिगेशंस है, बाइंडिंग नहीं है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट पे, ना ही किसी अन्य अथॉरिटी पे। लेकिन यहां पे पूर्व मेंबर रहे हैं कमीशन के, उन्होंने खुद से ये कहा है कि बेशक कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंस हमें, सिग्निफिकेंट इंसिडेंस हमें नहीं देखने को मिला जहां पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन को ठुकराया गया हो या साइड लाइन किया गया हो किसी भी सरकार के द्वारा, क्योंकि अगेन पब्लिक प्रेशर काफी ज्यादा रहता है सरकार के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एनएचआरसी। नाउ इसके अलावा और क्या है, कहता जी द कमीशन हैज लिमिटेड रोल, पावर, ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नाउ आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे मेंबर हैं, फौज के जो मेंबर्स हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए उनको एक्यूज किया जाता है तो ऐसे केस में पावर्स ऑफ एनएचआरसी और भी कम हो जाती हैं और हर केस में सिर्फ रिकमेंडेशंस होंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना होता है एनएचआरसी को विद इन द 3 months ऑफ द रिकमेंडेशंस
कि उन रिकमेंडेशंस पे क्या कदम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि एनएचआरसी एक एनुअल या फिर कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजते हैं, जिसके तहत वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या कदम उठाने के लिए कहा, उस पर क्या एक्शन लिया गया। और ये जितनी भी रिकमेंडेशंस या जितनी भी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, ये रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन रिपोर्ट्स को फर्दर लेजिस्लेचर के सामने पेश किया जाए विद अ मेमोरेंडम अटैच टू इट ऑन एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय एनएचआरसी। सो ये यहां पर इनकी रिपोर्ट का फंक्शन हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन, देखिए अब हमने पढ़ लिया कि भाई इनकी ड्यूटीज क्या हैं, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन से एरियाज में एनएचआरसी काम करता हुआ दिखा है। अनेकों ऐसे एरियाज हैं जिसमें एनएचआरसी की इंटरवेंशन हमें देखने को मिली है, बी इट केसेस रिलेटेड टू बॉन्डेड लेबर, मेंटल हॉस्पिटल्स, चाहे वो आगरा हो, रांची हो, ग्वालियर हो, इनमें मेंटल हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग पे इंटरवेंशन हो, गवर्नमेंट के जो प्रिवेंटिव होम्स हैं उनकी कंडीशंस पे यहाँ पे इंटरवेंशन हमें देखने को मिली है, राइट टू फूड हमें मिल रहा है कि नहीं, उसमें इंटरवेंशन देखने को मिल रही है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की फंक्शनिंग पे एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस देखने को मिली है, चाइल्ड लेबर के केस में एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिली है। सो अनेकों ऐसे केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं जहां पे एनएचआरसी की रिकमेंडेशन देखने को मिली है। सो ये था जी एनएचआरसी जो कि आज हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।